हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखने वाले जो कि है महाराष्ट्र एंड गोवा सेट 2019 से। लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन तो आते हैं, एक दो कम ज़्यादा तो होते हैं, तो आप इससे 10 या 12 मार्क ले सकते हैं। और इस पर तो ज़्यादातर मैट्रिक्स पर ही प्रॉब्लम रहते हैं, तो आप ज़रूर इसे पढ़िए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R⁴। तो W एक सबस्पेस दी गई है, किसकी? R⁴ की। स्पैन बाय द वेक्टर्स, किससे स्पैन होती है? पहला वेक्टर है 1 2 0 0 ट्रांसपोज, दूसरा वेक्टर है 0 1 2 0 और तीसरा है 1 1 -2 और 0। ये 3 वेक्टर है जिससे हमारी W स्पैन हो रही है। द डायमेंशन ऑफ द क्वोशंट स्पेस, हमें डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है? डायमेंशन ऑफ R⁴ अपॉन W, ये हमें मालूम करना है। हमें R⁴ है, इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ R⁴ ये क्या है? 4। हमें रिमार्क क्या मालूम है? डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, V इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज एनी सबस्पेस ऑफ V। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो R इससे क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ R⁴ माइनस डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ R⁴ माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो R⁴ की डायमेंशन तो हमें मालूम है 4 है, तो हमें मालूम किसकी करनी है? अब डायमेंशन W की मालूम करनी है। तो ये जो दिए गए वेक्टर है W के, जिससे हमारा W स्पैन हो रहा है, तो इससे हम W की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? इससे मैट्रिक्स ले लेंगे और मैट्रिक्स की जितनी भी रैंक है वही क्या है? डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन यानी कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसमें से कौन से वेक्टर इंडिपेंडेंट है हमें मालूम करना है। तो चलिए हम इसका मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 -2 0, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो इसकी डायमेंशन तो 3 है, लेकिन इस हमें मालूम है हम क्या करेंगे? यहाँ से रो रिड्यूस फॉर्म यूज करेंगे जिससे कि हमें इसकी रैंक पहचानने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट से थर्ड रो को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 1 2 0 0, ये एज इट इज। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये ऐसे रहने देते हैं 0 1 2 0। फिर इसके बाद इसमें से सबट्रैक्ट करनी है 1 -1 0 1 -2 -1 -2 0, ये रहा -2। तो अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0 0 एज इट इज। ये दोनों ही सेम है, सिर्फ इसको माइनस है। तो अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? अगर हमने इसको एडिंग किया, रो 2 और 3 को ऐड किया, तो 1 2 0 0 0 1 2 0। और यहाँ से अगर 0 + 0 0 ही हो जाएगा, -1 + 1 0, यहाँ से -2 + 2 भी 0 और 0। तो इसकी रैंक क्या हो गई? तो इससे रैंक ऑफ W क्या हो गई? सॉरी, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसे हम A कहते हैं, A = 2 हो गई। तो इससे डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया? 2। तो डायमेंशन ऑफ R⁴ है 4 -2, तो क्या हुआ? 2। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? B। ऑप्शन B सही है, जिसे 2 दिया गया है। आ रहा है समझ में? अगर डायमेंशन कहा गया तो आप आसानी से शो कर सकते हैं। डायमेंशन यानी कि क्या है? कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 71।
यहाँ पर टी दिया गया है हमें, टी इज फ्रॉम r⁻³ टू r2, और इसके हमें और टी दिया गया है टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यहाँ पर है वाई माइनस जेड, और हमें क्या करना है यहाँ से, देन द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r3 एंड r2 इच। तो इसका हमें स्टैंडर्ड बेसिस में निकालना है, r3 स्टैंडर्ड बेसिस लेने हैं, और मैट्रिक्स हमें किस पर निकालनी है, r2 पर। r2 के भी स्टैंडर्ड बेसिस चाहिए और r3 के भी स्टैंडर्ड बेसिस चाहिए। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस, अगर r3 के स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए हमने, तो r3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या बन जाएंगे, तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r3 का E1 लिया, तो ये E1 क्या होगा, 1 0 0, 3 चाहिए यहाँ पर, r2 0 1 0, और r3 बन जाएगा 0 0 1। ये तो है r3 के, और r2 के बन जाएंगे, ये हुए r3 के, r2 के E1 इज इक्वल टू 1 0 और E2 इज इक्वल टू 0 1, ये हुए स्टैंडर्ड बेसिस। अब इससे हमें क्या करना है, मैट्रिक रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, पहले तो हम r3 के थ्रू निकाल लेंगे, r3 के, तो ये रहा पहला E1 वाला 1 0 0, इससे क्या बनता है, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, यानी कि हुआ 1 और 0 0 है, तो ये हुआ 0। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू r3, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू r2 में राइट करना है। तो ये r2 में कैसे हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ से E1 प्लस, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 लगा देंगे, प्लस 0 इंटू E2, E1 और E2 दोनों में हमें इसे राइट करना है। इसके बाद में E2 क्या है, 0 1 0, और इससे यहाँ पर रख दिया तो x 0 है, z भी 0 है, तो 0, y 1 है, z 0 है, तो 0 1। तो इसे कैसे राइट करेंगे, 0 E1 प्लस 1 E2 मल्टीप्लिकेशन इसका, और उसके बाद लास्ट इज 0 0 1, इसके ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, तो ये 1, और यहाँ से y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, तो ये हुआ -1। तो इसे हम राइट करेंगे 1 E1 माइनस 1 E2। तो अब इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लेना है, यानी क्या करना है, अब ये जो कोएफिशिएंट है इससे हमें मैट्रिक्स बननी है। तो यहाँ से r3 से लेकर r2 तक है, तो इससे क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 ही रो है, 2 रो यानी 1 -1। तो ये बना हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इससे ऑप्शन कौन सा बनता है, 1 0 0 1 1 -1। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते आगे वाला क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान था, लेकिन सिर्फ वर्डिंग की जम्बलिंग थी। अगर आपको वर्ड अच्छी तरह आ जाते तो आप इसे आसानी से शो कर सकते थे। तो प्रॉब्लम नंबर 72 है, इफ अ रियल मैट्रिक्स ए हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज ट्रू। तो नीचे दी गई हुई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू है, तो कौन सी ट्रू है, तो ए कह रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए इज ट्राइंगुलेबल ओवर आर। तो डायगोनलाइजेबल यानी कि अगर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो तो उसे हम डायगोनलाइजेबल कहते हैं।
तो यहाँ से क्या आइगन वैल्यूज सेपरेट है, तो आइगन वैल्यूज क्या बन जाएगी यहाँ से, आइगन वैल्यूज इससे x इज इक्वल टू 1 और इससे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ -1, तो x क्या हुआ प्लस माइनस आई, x की वैल्यू क्या आते हैं प्लस माइनस आई, तो यहाँ से प्लस माइनस आई, ये हुए 3 आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि ये क्या है 1 आई माइनस आई, तीनों की तीनों डिफरेंट वैल्यूज है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ये डायगोनलाइजेबल है लेकिन कहाँ पर है, इट इज डायगोनलाइजेबल और सी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर आई क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी नॉट आर। जिस पर आपकी आइगन वैल्यूज होगी वहीं पर आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो इस वजह से इट इज डायगोनलाइजेबल और आर, आर गलत है, तो इट इज डायगोनलाइजेबल और सी, तो ये तो गलत हो गया। बी के लिए ए इज ट्राइंगुलेबल और आर, तो ट्राइंगुलर के लिए भी वही, अगर आपकी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स में है तो ये रियल पर ट्राइंगुलर भी नहीं हो जाएगा, तो इस वजह से बी भी रॉन्ग है। इसके बाद सी, ये इज नीलपोटन, नीलपोटन मैट्रिक्स यानी कि क्या है, ए रेज टू एन इज इक्वल टू 0, ए रेज टू एन इज इक्वल टू 0, कोई एन मिल जाएगा जिससे आपकी मैट्रिक्स 0 हो जाएगी, तो इससे आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या मिलता है एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 0, तो सारे के सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगे तभी ये नीलपोटेंट हो जाएगा, तो यहाँ से तो 0 है ही नहीं, सो नीलपोटेंट का तो कोई चांस ही नहीं बनता, और ए इज इनवर्टिबल, तो ये सही है, ऑप्शन बचा भी यही है, और ये सही भी क्यों है, और डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो हुआ तो मैट्रिक्स क्या होता है इनवर्टिबल होता है, तो इससे डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, सो डिटर्मिनेंट क्या आता है 1 आई माइनस आई, तो इससे आई 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 स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि माइनस आई स्क्वायर, तो इससे +1, तो ये हुआ डिटर्मिनेंट, तो इससे ऑप्शन आता है हमारा डी, ये इज इनवर्टिबल। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जो कि बहुत आसान है, उसे करना कुछ नहीं था, वहाँ पर अगर आपको एक रिमार्क मालूम होता तो आप उससे कर देते, कुछ सेकंड में कर देते। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, लेट वी डब्ल्यू बी टू कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस एंड टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, इफ टी हैज मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, टी का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ से 2 1 प्लस आई 3 4 प्लस आई 1 माइनस आई और आई, ये हुआ मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिप्रेजेंट द एडजॉइंट मैप टी स्टार, तो यहाँ से एडजॉइंट मैप निकालना था जिसे हम टी स्टार डिनोट करेंगे, जिसे हम टी स्टार डिनोट करेंगे। तो स्टार आपको दिखाई देता है, लेकिन स्टार क्या है, इससे एडजॉइंट मैप लेना है, यहाँ से क्या करना है एडजॉइंट मैप रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सम सीरीज की बुक में रिमार्क है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थ्योरम है, तो जिससे हमें सेकंड यूज करना है यहाँ से, इफ ए इज द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एस इज इक्वल टू यू वाई एंड वी, then the metric representation of T star in the basis S is the conjugate transpose A star of A, यानी कि यहाँ से क्या है, अगर आपका A कोई भी मैट्रिक्स हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, जो T रिप्रेजेंट करता हो, यहाँ पर T रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस S, यानी कि ये कोई भी बेसिस हो, ये कोई भी बेसिस हो of V, then the matrix representation of T star in the basis of S is the conjugate transpose of A, conjugate transpose यानी कि क्या करना है हमें, इसका T का ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट लेना है,
क्या करना है हमें, यहाँ से सिर्फ टी का ट्रांसपोज लेना है और उसे कॉन्जुगेट लगा देना है, जो बन जाएगा हमारा एडजेंट मैप। तो ये क्या है, टी, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, या फिर इसे आप पहले कॉन्जुगेट लगा सकते हैं उसके बाद भी ट्रांसपोज ले सकते हैं। 2 1 माइनस आई, 3 4 माइनस आई, 1 प्लस आई माइनस आई, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 2 1 माइनस आई, 3 4 माइनस आई, 1 प्लस आई और माइनस आई। तो ऑप्शन कौन सा सही है, या से ऑप्शन सी इट्स करेक्ट चॉइस। अगर आपको कुछ रिजल्ट मालूम है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है, इस वजह से आप रिमार्क देख लीजिए। और इससे कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कुछ रिमार्क पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से कोई रिमार्क लगाकर इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।